बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू, का अध्ययन कर रहे हैं। और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्लांट टिश्यू के पार्ट के अंदर विभज्योतक उत्तक और परमानेंट टिश्यू के अंदर सरल परमानेंट टिश्यू यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करा। और जिसके अंदर हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर बच्चों हमने पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का अध्ययन करा। फिर हमने देखा कि पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है क्लोरेन्काइमा टिश्यू और एरेन्काइमा टिश्यू के अंदर। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 3 के अंदर परमानेंट टिश्यू के दूसरे प्रकार जटिल स्थायी उत्तक या जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। अब बच्चों पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले जैसे रक्षी उत्तक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो अध्ययन करा था उसका विस्तृत रूप से यहाँ देखेंगे। यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो क्या करता है, प्लांट की प्रोटेक्शन देता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जिस तरीके से हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, उसी तरीके से प्लांट को भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर होते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क। अब एपिडर्मिस जो होती है बच्चों, वो प्लांट जब छोटा होता है उस समय प्लांट के सभी पार्ट, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे फ्लावर हो और चाहे फ्रूट हो, उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन इसकी जो सेल्स होती हैं, जैसे हम देखें कि पत्ती के ऊपर, तो पत्ती के ऊपर क्या होगा, जैसे ड्राई हैबिटेट के जो प्लांट होते हैं उनकी अगर एग्जाम्पल देखें तो उनकी जो पत्ती होती है इस तरीके से, जैसे ये कोई है लीफ है और इस लीफ के ऊपर ये जैसे ड्राई हैबिटेट की प्लांट की लीफ है। अब इसके ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, और जिसके कारण इनके अंदर क्या हो जाता है, वाटर लॉस होता है वो कम होता है। इसी तरीके से बच्चों हमने कहा प्लांट के सभी पार्ट के ऊपर आवरण के रूप में पाई जाती है। तो जो जड़ होती है, जड़ के अंदर ये क्या करती है, जैसे हमने मान लिया कि ये कोई प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड में क्या होती हैं, रूट होती हैं। अगर हम एक रूट ले लें इस तरीके से, ये एक रूट होगी। अब इस रूट की जो एपिडर्मल सेल होती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। अब बच्चों ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या कर देती है, यानी ऑब्जॉर्प्शंस का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और हमें पता है कि ये जो रूट होती है वो सॉइल से वाटर और मिनरल ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है। लेकिन इन हेयर के कारण इनका जो सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिसके कारण ये अधिक मात्रा के अंदर वाटर और मिनरल का ऑब्जॉर्ब करती है। उसी तरीके से बच्चों हम ये देखते हैं कि ये लीफ के अंदर भी क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। लेकिन लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो एपिडर्मल सेल होती हैं बच्चों, उनके बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं इनके चारों तरफ होती हैं रक्षी कोशिकाएं, जिनका आकार होता है किडनी के आकार का, या जिसे हम कह सकते हैं सेम के बीज के आकार की ये कोशिकाएं होती हैं, जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरीके से ये जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी प्लांट की प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकती है, जैसे डेजर्ट हैबिटेट का प्लांट है, या फिर प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट का मतलब है जो क्या हो, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जैसे लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है। तो इनका जो एपिडर्मिस होती है उसकी एपिडर्मल सेल होती हैं बच्चों, वो वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसे कहा जाता है क्यूटिन, और उसकी जो लेयर होती है वो कहलाती है क्यूटिकल, जिसके कारण ये क्या करेगी, यानी एपिडर्मिस के ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर बन जाती है और ये प्लांट को जैसे फंजाई के इन्फेक्शन से, इंजरी से, इसी के साथ साथ वाटर लॉस से भी बचाती है। और इसी तरीके से प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं लीफ पर, वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं, और स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए गार्ड सेल होती हैं वो इनकी सहायता करती हैं। तो इस तरीके से जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट की प्रोटेक्शन करती है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आता है रक्षी उत्तक या जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और एक सतत लेयर बना लेती हैं। और इनकी जो सेल्स होती हैं बच्चों, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाती है, अच्छी परत का निर्माण कर लेती है।
शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको लीफ के द्वारा बताया था कि लीफ की जो एपिडर्मिस होती है वो ड्राई हैबिटेट के अंदर क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसके कारण वो वाटर लॉस से उसको बचाती है। जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है और यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। और यही मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे डेजर्ट हैबिटेट के प्लांट हैं या फिर जैसे प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं उनके ऊपर जो वैक्सीज सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसे कहा जाता है क्यूटिन, और ये एक लेयर बना लेता है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल, जिसके कारण ये प्लांट की जैसे किसी परजीवी के आक्रमण से सुरक्षा करती है, साथ में वाटर लॉस से बचाती है और प्लांट को इंजरी से बचाती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, इसी कारण ये प्लांट को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतःकोशिकीय स्थान के अच्छी परत बनाती हैं, यानी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं और इनकी जो परत होती है अच्छी यानी लगातार कोशिकाओं के व्यवस्थित होने से बनी होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं या फिर जिन्हें इंग्लिश के अंदर कहते हैं गार्ड सेल, और ये क्या कर देती हैं, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक होती हैं। और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। जिस तरीके से ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा को एक किडनी की शेप में जो कोशिकाएं घेरे रहती हैं बच्चों, जिसे हमने कहा रक्षी कोशिकाएं, ये क्या करती है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायक होती हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा खुला हुआ है और ये स्टोमेटा बंद है, जो गैसों के विनिमय में भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। कौन सी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं या जिन्हें इंग्लिश के अंदर कहा जाता है गार्ड सेल। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों, तो ये तो हो गार्ड सेल यानी रक्षी कोशिकाएं, और बीच में ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है ये होता है बच्चों स्टोमेटा, और ये होती हैं एपिडर्मी कोशिकाएं। यानी एपिडर्मी कोशिकाएं इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं कि उनके बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से हमने कहा कि प्लांट के सभी पार्ट के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एपिडर्मिस की। तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, क्योंकि ये क्या कर देती हैं, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया था आपको, उनका निर्माण करती हैं, जिसके कारण ये अब्जॉर्प्शंस का सरफेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अधिक अमाउंट के अंदर वाटर और मिनरल है वो रूट अब्जॉर्ब कर पाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, साधारणतः उनमें बाल जैसे परवर्ध होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बच्चों, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, जो क्या है, एक जल प्रतिरोधक रासायनिक पदार्थ है, का लेप होता है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, यानी जैसे जैसे प्लांट क्या हो जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, तो उस जगह उनका स्थान कौन ले लेता है, एपिडर्मिस कोशिकाओं का कॉर्क सेल ले लेती हैं, और ये कॉर्क सेल होती हैं, ये मिलकर कॉर्क टिश्यू का निर्माण करती हैं, जो क्या है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये भी क्या करता है, प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। किस तरीके से, क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं बच्चों, वो भी क्या होती हैं, यानी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बिल्कुल सटकर जुड़ी हुई होती हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और इनके ऊपर बच्चों क्या होता है, सुब्रिन नामक पदार्थ है उसका जमा हो जाता है, जिसके कारण ये कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है और दृढ़ हो जाती है, और कॉर्क की जो सेल होते हैं बच्चों वो डेड होते हैं। इसी कारण ये प्लांट को बाह्य चोट है या आघात है उनसे बचाती हैं और प्लांट को दृढ़ता प्रदान करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से ये भी प्लांट की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं।
उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक, यानी बच्चों जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था उस समय उसके 3 प्रकार पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा हमने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये क्लासिफिकेशन था बच्चों पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इनके अंदर जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी पार्श्वी विभज्योतक ऊतक था वो एक प्रकार से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी द्वितीयक विभज्योतक ऊतक था जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ जो द्वितीयक विभज्योतक है जो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कॉरक नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। अब बच्चों अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये है एपिडर्मिस जो फटी हुई यानी बीच बीच में क्या हुई है, फटी हुई सी है। और ये छाल कोशिकाएं या जिन्हें हम कहते हैं कॉरक कोशिकाएं होती हैं, ये इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं और ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं, यानी इनके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते जिस तरीके से एपिडर्मल सेल के अंदर भी नहीं पाए गए थे। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। तो इस तरीके से ये प्लांट की प्रोटेक्शन करती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जटिल स्थायी ऊतक या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये क्या है, परमानेंट टिश्यू का दूसरा प्रकार है। अब बच्चों नाम से हमें पता चल रहा है जटिल है, यानी पहले हमने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक और अब हम अध्ययन कर रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह था और जटिल स्थायी ऊतक होता है बच्चों वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, क्योंकि जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह होता है। और जटिल इसलिए है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह है और लेकिन फंक्शन होता है वो एक ही करता है। इस तरीके से ये कहलाते हैं जटिल स्थायी ऊतक या जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों ये जटिल स्थायी ऊतक होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 प्रकार में, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब जो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही होते हैं वो एक प्रकार से कंडक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है बच्चों उसी तरीके से प्लांट को भी क्या होती है, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। और ये पानी और भोजन इन दोनों यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है यानी संवहन ऊतक भी कहा जाता है। अब बच्चों जाइलम और फ्लोएम जो क्या है, जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं, ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे जाइलम के अंदर अगर हम देखें तो ट्रैकिड्स या जिसे हिंदी के अंदर हम कहते हैं वाहिनिकाएं, दूसरा आता है वेसल्स जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं वाहिकाएं और तीसरा आता है बच्चों जाइलम पेरेनकाइमा और फोर्थ होता है जाइलम फाइबर। ये जो जाइलम फाइबर होता है बच्चों इसका दूसरा नाम होता है जाइलम स्केलेरेनकाइमा। इसी तरीके से बच्चों जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर भी क्या होती हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं यानी सिव ट्यूब जिसे कहा जाता है चालनी नलिकाएं, दूसरा होता है सहचरी कोशिकाएं या इनका दूसरा नाम होता है साथी कोशिकाएं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है कंपेनियन सेल। इसी तरीके से फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं और जो फ्लोएम फाइबर होता है बच्चों उसका दूसरा नाम होता है फ्लोएम स्केलेरेनकाइमा टिश्यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के अंदर बच्चों होता है वाहिनिका जिसे हमने इंग्लिश में क्या बताया, ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वाहिका जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं वेसल्स और थर्ड होता है बच्चों जाइलम पेरेनकाइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर या जिसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, जाइलम स्केलेरेनकाइमा। उसी तरीके से बच्चों फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट हैं, चालनी नलिकाएं जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं सिव ट्यूब्स, दूसरा होता है सहचरी कोशिकाएं या इन्हें साथी कोशिकाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में ये कहलाती हैं कंपेनियन सेल, थर्ड आता है बच्चों फ्लोएम पेरेनकाइमा और फोर्थ होता है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम होता है फ्लोएम स्केलेरेनकाइमा। नेक्स्ट देखो बच्चों जटिल स्थायी ऊतक। ये जो जटिल स्थायी ऊतक है इसकी परिभाषा हमें आसानी से समझ आ गई होगी। कैसे, जटिल यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन को करता है, इसीलिए ये कहलाता है जटिल स्थायी ऊतक। ये जो जटिल स्थायी ऊतक बच्चों मैंने अभी बताया 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो प्लांट को भोजन और पानी पहुंचाने का
काम करते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन कार्य एक ही करते हैं। अब बच्चों हमने कहा जटिल स्थायी ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब बच्चों हम यहाँ देखें, जैसे जाइलम है और दूसरा है बच्चों फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों ही बच्चों क्या हैं? संवहन ऊतक, या जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वैस्कुलर बंडल, यानी संवहन ऊतक तो होते ही हैं और संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले ये आता है कि जाइलम जो होता है ये क्या काम करता है? हमने कहा कि प्लांट को जिस तरीके से हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है उसी तरीके से प्लांट को भी आवश्यकता होती है। तो जो प्लांट होता है उसके अंदर जो जाइलम होगा वो रूट जो है प्लांट के अंदर, जो सॉइल से, जैसे हमने ये भी डायग्राम बनाया था उसी तरीके से एक बार उसको फिर बना देते हैं। जैसे ये क्या है? कोई ट्री है और इसके अंडरग्राउंड पार्ट में ये होती हैं उसकी रूट। अब बच्चों इस रूट का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करना। ये वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब तो कर लेती है, यानी अवशोषित तो कर लेती हैं, लेकिन ये जल और पोषक तत्व पदार्थ के विभिन्न भागों तक, यानी ये जल और पोषक तत्व हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में किस तरीके से पहुंचते हैं ये डिसाइड करता है जाइलम। यानी जाइलम के द्वारा ही ये जो अवशोषित किया गया जल और पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचते हैं। और बच्चों जाइलम शब्द है वो दिया था नगेली ने, यानी नगेली नामक जो वैज्ञानिक था उसी ने ही क्या करा था? जाइलम शब्द दिया था। और उसने ये भी बताया था कि जाइलम का, हमने अभी कहा कि जो रूट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करती है और ये वाटर और मिनरल जाइलम के द्वारा ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचते हैं। इसीलिए बच्चों जाइलम है वो एक प्रकार से जल संवहनी ऊतक होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जाइलम को हेड्रोम भी कहा जाता है। यानी जल संवहनी जो पार्ट होता है इसका वो कहलाता है बच्चों हेड्रोम। और जाइलम शब्द हमने बताया किसने दिया था? नगेली ने दिया था। उसी तरीके से बच्चों प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, यानी जैसे हमने मान लिया ये प्लांट की जो लीफ होती है वो हरे रंग के पिगमेंट के कारण, यानी जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस के अंदर क्रिया करती है और क्रिया करके किसका निर्माण कर लेती है? भोजन तैयार कर लेती है, यानी भोजन का निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से ये भोजन तैयार तो हो गया, लेकिन ये तैयार किया गया जो भोजन होता है बच्चों वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम होता है, वो करता है फ्लोएम। इसीलिए बच्चों जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही क्या कहा जाता है? कंडक्टिव टिश्यू यानी संवहन ऊतक कहा जाता है, क्योंकि जो भोजन है उसका संवहन करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और बच्चों फ्लोएम शब्द है वो भी किसने दिया था? नगेली ने दिया था। अब फ्लोएम को क्या कहते हैं? पोषवाहक कहते हैं, या फिर फ्लोएम को भोजन के संवहन करने के कारण लैप्टोम भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्या कर देते हैं? जल और भोज्य पदार्थों का प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर कंडक्शन करने का काम करते हैं। तो हम इस तरीके से इसे लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं, यानी ये इन जटिल स्थायी ऊतक हैं उनके उदाहरण या उनके प्रकार हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं, यानी हमने जो कहा था कंडक्टिव टिश्यू, यानी संवहन ऊतक भी इन्हें कहते हैं। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हमने कहा था वैस्कुलर बंडल, यानी संवहन बंडल का ये निर्माण करते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट देखो, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बच्चों जो गेमेटोफाइटिक प्लांट होते हैं यानी युग्मोद्भिद जो पौधे होते हैं जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा, उनके अंदर ये संवहन ऊतक होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और टेरिडोफाइटा प्लांट होता है वहाँ से ये क्या हो जाते हैं? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा कि जटिल पौधों की ये विशेषता होती है, यानी जो सिंपल
पौधे होते हैं जैसे एल्गी ब्रायोफाइटा, उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। यानी प्लांट को जो वाटर और मिनरल की आवश्यकता होती है वो प्लांट को पहुंचाकर ये उस वातावरण के अनुकूल उसे रहने के योग्य बना देती हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जाइलम। यानी ये जो जाइलम होता है, हमने अभी बताया जाइलम शब्द किसने दिया था, नगेली ने दिया था। और ये क्या है, एक वाटर कंडक्टिव टिश्यू है, यानी जल संवहनी ऊतक होता है और जिसे हम हेड्रोम भी कहते हैं। अब बच्चों हमने बताया कि जाइलम के क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम, ट्रैकिड्स या जिसे वाहिनिका कहते हैं, दूसरा होता है वेसल्स जिसे कहते हैं वाहिका, और तीसरा होता है बच्चों जाइलम पेरेन्काइमा, और फोर्थ होता है जाइलम फाइबर, इनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाहिनिका यानी ट्रैकिड्स। तो बच्चों हमने कहा कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। लेकिन बच्चों इनके अंदर जैसे वाहिनिका, वाहिका और जाइलम फाइबर होते हैं, इनकी जो सेल होती हैं वो तो डेड होती हैं, लेकिन केवल और केवल जाइलम पेरेन्काइमा होता है बच्चों, उसकी सेल होती हैं वो जीवित होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका। तो बच्चों वाहिनिका होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं हमने बताया कैसी होती हैं, मृत होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, इनके सिरे टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग का मतलब क्या है कि इनके सिरे नुकीले होते हैं, और सिरे नुकीले होने के कारण इनको एक के ऊपर एक अरेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रैकिड्स को हम साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। अब बच्चों हमने कहा कि ट्रैकिड्स की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है, और इस तरीके से इनकी कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है, और इनकी जो साइड वॉल होती है उसके पास में छिद्र पाए जाते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर पिट कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने कहा कि ट्रैकिड्स होती हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज नहीं की जाती, लेकिन इन्हें साइड बाय साइड अरेंज किया जा सकता है इस तरीके से। और ये जो ट्रैकिड्स होती हैं बच्चों, इनके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हमने कहा पिट यानी छिद्र, और ये जो छिद्र होते हैं बच्चों परिवेशित गरत होते हैं, और इससे एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स के अंदर, क्योंकि इनका काम क्या होता है, वाटर कंडक्शन का काम होता है, और ये एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड्स के अंदर जो जल का संवहन होता है वो इन पिट यानी इन छिद्रों की सहायता से ही होता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये साइड बाय साइड अरेंज होती हैं और जल का संवहन करने का काम करती हैं, क्योंकि जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। ये जो ट्रैकिड्स होती है बच्चों वो जल और खनिज पदार्थों को प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करती है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, ट्रैकिड की कोशिका भित्ति मोटी होती है किसके कारण, लिग्निन के जमाव के कारण, और इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रैकिड की संरचना नलिकाकार यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये इलेंगेटेड होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, यानी जड़ जो पानी और खनिज लवण अवशोषित करती है उनको ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर इनका संवहन कौन करता है, जाइलम की ये ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका करती है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों, तो ये जो ट्रैकिड है, एक ट्रैकिड शो कर रखी है यानी एक वाहिनिका शो कर रखी है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन का जमाव हो जाता है जिसके कारण ये मोटी हो जाती है, और यहाँ इसके अंदर ये छिद्र पाए जाते हैं जो एक प्रकार से परिवेशित गर्त होते हैं, और इन छिद्र यानी इन पिटों की सहायता से ही क्या होता है बच्चों, जल का संवहन होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाहिका या जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं वेसल्स। ये जो वाहिका होती है बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में चौड़ी होती है। और इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं वो होते हैं सिंपल यानी सरल गरत इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो भी डेड होती हैं, और ये भी क्या करती हैं, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करने का काम करती हैं। अब हम अगर देखें तो इनकी कोशिका भित्ति पर भी क्या जमा हो जाता है, लिग्निन का जमा हो जाता है जिसके कारण ये मोटी होती हैं। लेकिन बच्चों इनके जो सिरे होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी इन्हें एक के ऊपर एक यानी सरफेस बाय सरफेस इनको अरेंज किया जा सकता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने कहा
वेसल्स यानी वाहिका होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक वाहिका के ऊपर दूसरी वाहिका को अरेंज किया जा सकता है, यानी सरफेस बाय सरफेस इसको अरेंज किया जा सकता है। अब बच्चों इनके जो अनुप्रस्थ पट होते हैं वो तो घुल जाते हैं और इनकी जो एंड वॉल होती है वो छिद्रित हो जाती है और जिनके थ्रू क्या होता है बच्चों कि जो वाटर और जो मिनरल है उसके कंडक्शन का काम होता है। तो इस तरीके से हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये इलोंगेटेड होती हैं। वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्निन के जमाव के कारण। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी जिस तरीके से ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका की कोशिकाएं मृत होती हैं उसी तरीके से बच्चों वाहिका की कोशिकाएं भी मृत होती हैं। इनके द्वारा भी पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। अब इस वेसल्स का अगर डायग्राम देखें बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो छिद्र पाए जाते हैं ये होते हैं सरल गरत, यानी इनके द्वारा क्या होता है यानी एक के ऊपर एक इनको अरेंज किया जा सकता है जिनके थ्रू ये जो छिद्र होंगे इनकी सहायता से ही जल और खनिज पदार्थों का ये संवहन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम जो पेरेन्काइमा होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है कि ये शब्द अगर हम पेरेन्काइमा देखें तो ये शब्द तो हमारे पहले भी आया है। कब आया था? जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू का अध्ययन करा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा टिश्यू। ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसमें मैंने आपको बताया था इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। इसी तरीके से बच्चों जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो भी जीवित होती हैं। इनके अंदर भी क्या हो जाता है स्पष्ट रूप से केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और वैक्यूल्स की उपस्थिति के कारण ये भोजन को संग्रह करने का काम करती हैं। अब बच्चों ये भोजन के संग्रह के साथ साथ क्योंकि हमने जब पेरेन्काइमा टिश्यू का अध्ययन करा था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो पेरेन्काइमा होता है उसको फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो भोजन को संग्रह करने का काम करती हैं। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा है बच्चों इनके अंदर क्या होता है भोजन को संग्रह करने के साथ साथ ये लैटरली क्या कर देती हैं वाटर का कंडक्शन करने का भी काम करती हैं। यानी इस तरीके से अगर हम देखें कि जैसे एक ये हो गई क्योंकि ये भी एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं तो यहाँ से ये एक से दूसरी क्या हो जाएंगी जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर ये वाटर का क्या कर देती हैं संवहन करती हैं, यानी लेटरल रूप से या फिर अरीय रूप से भोजन के संवहन की बजाय किसका संवहन करती हैं जल का संवहन करती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखें। यानी इस तरीके से बच्चों हम जाइलम पेरेन्काइमा है उसका अध्ययन करते हैं जो क्या है जाइलम का तीसरा कंपोनेंट है। तो ये जो पेरेन्काइमा शब्द है बच्चों ये हमारे पहले भी आया है, यानी पेरेन्काइमा का मतलब है जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू का अध्ययन करा था तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पेरेन्काइमा टिश्यू का अध्ययन करा था। ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है बच्चों इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है और इनकी जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। इनके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिसके कारण ये भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं। इसीलिए बच्चों जब हमने पेरेन्काइमा का अध्ययन करा था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसको फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहा जाता है और यहाँ ये जाइलम पेरेन्काइमा के रूप में उपस्थित होता है जाइलम के अंदर। तो इनकी जो सेल होती हैं जाइलम पेरेन्काइमा की वो भी जीवित होती हैं। इनके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और ये भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं और भोजन को संग्रह करने के साथ साथ ये इस तरीके से लेटरल रूप से यानी अरीय रूप से जल का संवहन करने का काम भी करते हैं। और इसे हम लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। भोजन का संग्रह करता है क्योंकि जो पेरेन्काइमा टिश्यू था वो क्या करता था भोजन का संग्रह कर रहा था, उसी तरीके से जाइलम पेरेन्काइमा है वो भी क्या करता है भोजन का संग्रह करता है और किनारों की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों ये एक जाइलम पेरेन्काइमा का डायग्राम है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, इनके अंदर रिक्तिकाएं भी उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये भोजन का संग्रह करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों जाइलम
फाइबर। ये जो जाइलम फाइबर होता है, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है वो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। और जब हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का अध्ययन करा था, कहाँ करा था, जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू का अध्ययन करा था, वह हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है बच्चों, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर भी लिग्निन का जमाव होता है। इसी तरीके से बच्चों जो जाइलम फाइबर होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा हो जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब बच्चों ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, इनकी सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, मृत होती हैं, लेकिन ये क्या करती है बच्चों कि जैसे जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं जाइलम के अंदर, यानी वाहिनिकाएं और जो वाहिका होती हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, यानी उनको सहारा प्रदान करने का काम करती हैं, जिसके कारण ये प्लांट को भी सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। और ये क्या होती हैं, यानी दृढ़ होती हैं, और इनकी कोशिकाएं मृत होने के कारण ये प्लांट को मजबूती प्रदान करने का काम भी करती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। इसकी कोशिकाएं भी मृत होती हैं। जाइलम फाइबर या रेसे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर देखें, ये एक जाइलम फाइबर का डायग्राम है। तो हम देखते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन का बहुत अधिक जमाव हो जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है और ये एक फाइबर की तरह स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जो प्लांट को क्या करता है, सहारा प्रदान करने का काम करता है। इस तरीके से बच्चों हमने जाइलम के 4 कंपोनेंट पढ़े, और उसमें मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल जाइलम पेरेन्काइमा होता है, उनकी सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। उसके बाद में बच्चों हम देखेंगे जाइलम के कार्य, यानी ये जो जाइलम होता है, तो हमने बताया कि जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये 4 कंपोनेंट हैं, उससे पहले बच्चों क्या होता है कि जैसे जाइलम होगा उनके अंदर होगा कि एक होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम का मतलब है कि जिसका निर्माण किससे होता है, प्रोकेम्बियम यानी प्राक एधा से होता है, और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी जाइलम। जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है वेस्कुलर कैम्बियम से। यानी अगर हम इसे इस तरीके से लिखें कि जैसे जाइलम होता है बच्चों, उस जाइलम के यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये जो जाइलम होगा ये इसके अंदर आ जाएगा, ये होता है प्राथमिक जाइलम, और दूसरा होता है बच्चों द्वितीयक जाइलम। अब हमने कहा कि जो प्राथमिक जाइलम होता है उसका निर्माण होता है प्रोकेम्बियम या जिसे हम कहते हैं प्राक एधा, और जो द्वितीयक जाइलम होता है बच्चों इसका निर्माण होता है संवहन एधा या जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं बच्चों कि इनके अंदर क्या होता है कि जो जाइलम है ये तो हमने पढ़ा ओरिजिन के अकॉर्डिंग यानी उत्पत्ति के आधार पर, यानी कार्य पढ़ने से पहले हम एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। उसके अलावा बच्चों विकास के आधार भी, यानी पहले भी हमने जैसे तने का सेक्शन पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, उस समय वहां लिखे हुए थे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो जो विकास के अकॉर्डिंग जो जाइलम होते हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है कि ये जो जाइलम होंगे उनके अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोटोजाइलम है इनका मतलब ये है कि इनका जो विकास है ये होता है पहले, और जो मेटाजाइलम होते हैं इनका निर्माण होता है बाद में। और यहाँ हमने जो प्राथमिक जाइलम पढ़ा, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो क्या होता है प्राक एधा से विकसित होता है और ये क्या करता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से बच्चों सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इनकी सहायता से ही क्या होता है कि जाइलम की जो 4 कंपोनेंट हैं उनका बाद में निर्माण हुआ, और उनके द्वारा ही क्या होता है वाटर और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि भोजन और पानी की प्लांट को भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये पानी और खनिज लवण होते हैं जो जड़ के द्वारा प्लांट अब्जॉर्ब करता है,
उसको जाइलम के द्वारा, यानी जाइलम के अंदर जो ट्रैकेट्स वेसल्स ये जो होती हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं, इनको ऊपर की ओर एक ही दिशा में इनका संवहन किया जाता है और इस तरीके से ये जल और खनिज लवणों को प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसी की सहायता से बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, यानी जो ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये प्लांट को यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करते हैं। इसके साथ में ये भी देखते हैं कि जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो क्या काम करता है, भोजन को संग्रह करने का काम करता है और इसके साथ साथ वो लेटरल रूप से यानी अरीय रूप से क्या करता है, जल का संवहन का काम भी करता है। तो हम इसके कार्य यहाँ देखते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है बच्चों, यह पौधों में सहारा प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद में है जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है, यानी जो रूट होती है वो सोइल से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, उसको ऊर्ध्वाधर पहुंचाने का काम कौन करता है, ये जाइलम ही करता है। यह पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फ्लोएम सेक्शन, यानी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके हमने दो प्रकार बताए, एक हमने जाइलम पढ़ा अभी और दूसरा होता है फ्लोएम। ये जो बच्चों फ्लोएम होता है उसके भी कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी सिव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल होती हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। तो हम इस सेक्शन के अंदर देखते हैं कि इनके अंदर जैसे ये सबसे पहले लिखा हुआ है चालनी प्लेट। ये जो चालनी प्लेट होती है बच्चों, ये क्या होती है, जो चालनी नलिका होती है जो क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनकी जो एंड वॉल होती है वो क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है, यानी छिद्रित हो जाती है। और ये जैसे चालनी प्लेट है और इस चालनी प्लेट के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं बच्चों, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण जिस तरीके से हमारे घरों के अंदर जो छलनी होती है जो फिल्टर का काम करती है, उसी तरीके से बच्चों इस चालनी नलिका के अंदर जो चालनी प्लेट है इसके ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं वो भोजन को फिल्टर करने के साथ साथ ही क्या कर देता है, यानी उस भोजन को संवहन करने का काम भी करता है। उसके बाद में बच्चों ये जो चालनी नलिका है उनके अंदर कोशिका द्रव्य तो भरा रहता है लेकिन इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है और इनके साथ में ही बच्चों क्या पाई जाती हैं, साथी कोशिकाएं या जिन्हें सहचर कोशिकाएं भी कहते हैं या सह कोशिकाएं भी कहते हैं और जो इंग्लिश में कहलाती हैं कंपेनियन सेल। ये इन चालनी नलिकाओं के साथ साथ यानी लेटरल रूप से इनके अरेंज रहती हैं और इनके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। तो चालनी नलिकाओं की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये साथी कोशिकाएं करती हैं। उसके बाद में बच्चों आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है उनके अंदर भी क्या होता है कि ये जैसे भोजन का संवहन करती है ना, इसलिए भोजन को संग्रहित करने का काम भी करता है और इसके अलावा बच्चों इसके अंदर होता है फ्लोएम फाइबर। तो इस तरीके से इस डायग्राम के अंदर हमने बताया कि इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन 3 कंपोनेंट यहाँ शो कर रखे हैं और एक होता है फ्लोएम फाइबर जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, फ्लोएम, यानी इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन यहाँ करेंगे। जो फ्लोएम होता है बच्चों तो वो भी क्या है, एक प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यू है। क्यों? क्योंकि जैसे भोजन की पहुंचाने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम ही करता है। यानी जो पत्ती भोजन तैयार कर देती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उस भोजन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। इसी कारण इसको संवहन ऊतक कहा जाता है और ये जाइलम के साथ मिलकर बच्चों वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल का निर्माण करता है। और इसको हमने कहा कि फ्लोएम शब्द पहले भी बताया मैंने, किसने दिया है, नगेली ने दिया है और फ्लोएम को पोषवाह भी कहते हैं और इसके द्वारा भोजन का संवहन किया जाता है। अब बच्चों इसके जो 4 कंपोनेंट है वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और ये संवहन बंडल का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर, जाइलम के साथ मिलकर। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालनी नलिका या जिसे हम कहते हैं सिव ट्यूब इंग्लिश के अंदर। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होती है, साथ में इलोंगेटेड भी होती है और इनकी जो एंड वॉल यानी ये क्या है, इनकी एंड वॉल होती है और एंड वॉल होती है वो पोरस होती हैं यानी छिद्रित होती हैं इस तरीके से। और इनके अंदर क्या होगा, ये एक के ऊपर एक अरेंज की जा सकती हैं और इनकी जो सेल्स होती हैं बच्चों वो जीवित होती हैं और ये भोजन के संवहन का
काम करती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली होती हैं तथा नलिकाकार कोशिका होती है। अब पहले भी मैंने बताया कि चालनी नलिका के अंदर कोशिका द्रव्य तो होता है, लेकिन इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। उसके बाद में बच्चों इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, और ये भोजन के संवहन का काम करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों सह कोशिकाएं। तो बच्चों हमने पहले बताया कि जो चालनी नलिका होती हैं उनके साथ में क्या पाई जाती हैं, सह कोशिकाएं, और ऐसा ही इनका नाम है। ये इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इनके अंदर कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होता है और केंद्रक भी उपस्थित होता है, और केंद्रक उपस्थित होने के कारण ये जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनकी क्या कर देती हैं, सहायता करती हैं, यानी भोजन के संवहन में उनकी मदद करती हैं और उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब बच्चों हमने कहा कि चालनी नलिका और सह कोशिकाएं दोनों साथ साथ पाई जाती हैं। किस तरीके से, अगर हम देखें बच्चों तो चालनी नलिका और सह कोशिका इन दोनों का ओरिजिन एक ही मदर सेल से होता है, जिसके कारण इनको बच्चों सिस्टर सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही मदर सेल से इनका ओरिजिन हुआ है, दोनों साथ साथ रहती हैं और एक दूसरे की क्रियाओं में मदद करती हैं, जिसके कारण इनको सिस्टर सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों ये जो चालनी नलिका हमने पहले पढ़ी है, इनका मतलब क्या है कि जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो भोजन का द्विदिशीय संवहन करती हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद में बच्चों चालनी नलिका और सह कोशिका दोनों का जो कोशिका द्रव्य होता है वो इन दोनों का जो कोशिका द्रव्य है वो प्लाज्मोडेस्माटा इसके द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरीके से ये क्या कर देती हैं, दोनों भोजन के संवहन को करती हैं, और इसमें मेन होती है चालनी नलिका जो भोजन का संवहन करती है, और जिसकी मदद कौन करती है बच्चों, सह कोशिका, क्योंकि ये इसकी सिस्टर सेल कहलाती है। और हमने यहाँ कहा कि चालनी नलिका होती है उसकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, उसी तरीके से बच्चों जो सह कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। यह जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा चालनी नलिका के साथ स्थित होती हैं। यह कोशिकाएं लंबी, संकरी, सघन जीव द्रव्य एवं बड़े केंद्रक वाली होती हैं, और ये भोजन के संवहन में हेल्प करती हैं। उसके बाद में आता है बच्चों फ्लोएम रेशे। जो फ्लोएम रेशे होते हैं बच्चों, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, और फ्लोएम रेशे का दूसरा नाम हमने अभी बताया था क्या होता है, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है उसकी सेल्स भी डेड होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है बच्चों कि फ्लोएम जो होता है उनके अंदर वैसे तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि जो रेशे होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इतनी मोटी हो जाती है कि इनकी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो एक फाइबर की तरह दिखाई देती हैं, और ये क्या है, एक फ्लोएम फाइबर का बंडल है जो एक लकड़ी के गट्ठे की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करता है बच्चों कि ये जो सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल होती है ना उनको दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, यह स्क्लेरेनकाइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये जो फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि ये भोजन का संग्रह करने का काम करता है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, और इसके साथ साथ ये धीमी गति से भोजन का संवहन करने का काम भी करता है। और उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि हमने जो 4 कंपोनेंट पढ़े हैं फ्लोएम के अंदर, उनके अंदर जैसे फ्लोएम पेरेनकाइमा है, सी ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, इनकी सबकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन केवल और केवल फ्लोएम फाइबर होता है जिसे हम फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं, उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। और बच्चों जिस तरीके से हमने जाइलम के अंदर देखा कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम होता है, उसी तरीके से बच्चों फ्लोएम जो होता है वो भी ओरिजिन के अकॉर्डिंग प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम होता है। इसी तरीके से बच्चों विकास के आधार पर ये क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होता है।
और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भोजन तैयार कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो हम इसका फंक्शन देखते हैं। फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है बच्चों, फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, यानी जो फ्लोएम फाइबर होते हैं बच्चों, वो भी सिव ट्यूब्स और जो कंपेनियन सेल होते हैं उनको दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम का विस्तृत रूप से अध्ययन करा। तो जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस और कॉर्क सेल, उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करा, ये किस तरीके से प्लांट की प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद में बच्चों हमने ये भी बताया कि जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट जब छोटा होता है उस समय उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन जो कॉर्क होती है वो जब प्लांट मेच्योर हो जाता है, यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो उस समय उनके अंदर एपिडर्मिस का स्थान कौन ले लेता है, कॉर्क सेल ले लेती हैं और कॉर्क उत्तक का निर्माण करती हैं, और ये भी प्लांट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जिसे हम कहते हैं जटिल स्थायी उत्तक है उसका अध्ययन करा। उसमें मैंने आपको बताया कि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और पर्टिकुलर किसी एक ही कार्य को करता है, और जिसके हमने फिर दो प्रकार पढ़े, जाइलम और फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों ही नाम किसके द्वारा दिए गए, नगेली के द्वारा दिए गए। जाइलम जो होता है वो तो जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, और जो फ्लोएम होता है बच्चों वो पत्ती के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, यानी भोजन के संवहन का काम करता है। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है यानी संवहनी उत्तक है, और ये दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों हमने देखा कि जाइलम होता है उसके अंदर भी 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। उसी तरीके से बच्चों जो फ्लोएम होता है उसके अंदर भी 4 कंपोनेंट होते हैं, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जो जाइलम है उसके अंदर 4 कंपोनेंट में से केवल और केवल जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं मृत होती हैं। उसी तरीके से बच्चों जो फ्लोएम होता है उसके अंदर केवल और केवल फ्लोएम फाइबर की कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। उसके बाद में बच्चों हमने ये भी देखा कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके अंदर ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनमें प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, इस तरीके से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम इनका निर्माण होता है प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इनका निर्माण होता है वेस्कुलर कैम्बियम से। जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं वो तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं बच्चों वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से बच्चों हमने विकास के आधार पर देखा कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होते हैं। प्रोटोजाइलम होते हैं इसका निर्माण पहले होता है और मेटाजाइलम का निर्माण बाद में होता है। और उसके बाद में हमने जाइलम और फ्लोएम के कार्यों का अध्ययन करा। हमने जाइलम के अंदर बताया कि ये जो सॉइल के अंदर जो रूट होती हैं उनसे वो वाटर और मिनरल को ऑब्जॉर्ब करती हैं और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। लेकिन इनका जो संवहन होता है वो एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है बच्चों वो भोजन का संवहन करने का काम करता है लेकिन द्विदिशीय करता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर करता है। और इस तरीके से हमने इनका यहाँ अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में बच्चों हम जाइलम और फ्लोएम के अंदर तुलना करके देखते हैं, यानी इनका अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाइलम के अंदर हमने बताया कि इसके अंदर भी 4 कंपोनेंट होते हैं, और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। अब बच्चों इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर मृत होती हैं, इसलिए हमने कहा कि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इसलिए हमने कहा इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कोशिका भित्ति मोटी होती है लिग्निन के जमाव के कारण। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, इस कारण वो पतली होती है। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जाइलम के अंदर तो वाहिनिका और वाहिका पाई जाती हैं जो जल का संवहन
करती हैं। लेकिन बच्चों फ्लोएम होता है उसके अंदर चालनी कोशिकाएं और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन का संवहन करने का काम करती हैं। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर क्या आता है कि जाइलम के अंदर कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो मोस्टली कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह खनिज और जल का संवहन करता है कौन? जाइलम। और जो फ्लोएम होता है बच्चों यह पादप से निर्मित भोजन का संवहन करता है। उसके बाद में आता है कि जाइलम के द्वारा जो जल का संवहन हो रहा है वो एक ही दिशा में होता है और फ्लोएम के द्वारा जो भोजन का संवहन हो रहा है वो ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है। उसके बाद में बच्चों हमने ये देखा कि जो जाइलम होता है उसके अंदर केवल और केवल पेरेन्काइमा जो होता है उसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं मृत होती हैं। और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर केवल और केवल फ्लोएम फाइबर की कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे केवल जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं और फ्लोएम के अंदर इसमें केवल फ्लोएम फाइबर की कोशिकाएं मृत होती हैं, बाकी सबकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो इस तरीके से हमने जाइलम और फ्लोएम के अंदर कंपैरिजन देख लिया, यानी इनका अंतर देख लिया। तो बच्चों ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर लिखो, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं या कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, या फिर फ्लोएम का पूछ सकते हैं कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, या फिर इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संवहन ऊतक का पौधों के अंदर क्या योगदान है। यानी ये हमें ध्यान रखना है कि जल, खनिज लवण और जो फूड मटेरियल होता है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर है, मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट होते हैं, या इसी के साथ जो फूड मटेरियल होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ में भी सहायक होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हम यहाँ एक लीफ का डायग्राम बना रहे हैं, यानी एक पत्ती का डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से। ये जो पत्ती होती है बच्चों इसके अंदर इसका रंग होता है वो हरा होता है, और हरा रंग मैंने पहले भी बताया किसके कारण होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। अब इस पत्ती के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है बच्चों उसके बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को हमने कहा स्ट्रोमेटा। तो मान लिया ये स्ट्रोमेटा हो गया और यहाँ से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रवेश करती है अंदर। और जिस तरीके से हमने कहा जैसे ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर इसकी होती हैं रूट, और ये रूट बच्चों क्या काम करती हैं, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बच्चों उसके अंदर क्या होता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है ये आपस में क्रिया करते हैं। जिस तरीके से ये आ जाएगा 6CO2 + 6H2O, और ये जो हरे रंग का वर्णक है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या फिर हरित लवक कहते हैं, ये हो गया, और सनलाइट होगी। इसकी प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद तैयार कर लेती हैं और इस तरीके से किसका निर्माण करती हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12 और 6, और साथ में बच्चों ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन गैस तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो रही है, लेकिन काम में क्या ली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होती है, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2 गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यानी बूंद बूंद रूप से जल की हानि होना। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे पत्ती जो होती है उसकी जो एपिडर्मल सेल होती हैं उनके बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, यानी रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रोमेटा कहा जाता है। और ये जो स्ट्रोमेटा होते हैं बच्चों ये किडनी लाइक जो सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं रक्षी कोशिकाएं या गार्ड सेल, उनके द्वारा घिरे रहते हैं, और इन गार्ड सेल की सहायता से ये स्ट्रोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, साथ में गैसों का विनिमय भी इनकी सहायता से होता है। लेकिन जैसे डेजर्ट प्लांट हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल होती हैं एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट कर देते हैं जिसे क्यूटिन कहा जाता है, और जिसकी लेयर होती है वो कहलाती है क्यूटिकल, जो क्या कर देती है, इस ट्रांसपिरेशन यानी आवश्यकता से अधिक पानी की हानि को रोक देती है। तो हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की पत्तियों से जल का ह्रास होता है। मरुस्थलीय पौधों में उनकी बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक पदार्थ होता है जो पौधे में अवांछित जल के ह्रास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं? यानी हमने जो परमानेंट टिश्यू पढ़ा उसके अंदर हमने दो प्रकार बताए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमसे यहाँ पूछा गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, यानी सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। और हमने जब इनका अध्ययन करा था तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। और जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों, इनकी जो कोशिका होती हैं वो जीवित होती हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होते हैं, और ये फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण एक प्रकार हो जाएगा इनका क्लोरेन्काइमा टिश्यू, और इनकी जो कोशिकाएं जब लूजली पैक्ड होती हैं तब इनका प्रकार हो जाएगा एरेन्काइमा टिश्यू। और ये जो एरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों, ये जलीय पौधों के अंदर पाए जाते हैं जो उनको जल में तैरने में मदद करते हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था कोलेन्काइमा टिश्यू। जो कोलेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो प्लांट के अंदर जैसे लीफ की स्टोक है या डाइकोट का जो स्टेम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो कम होते हैं और कोनों पर पेक्टिन का जमाव हो जाता है। उसके बाद में बच्चों हमने थर्ड पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं, और इनकी कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन के जमाव के कारण बहुत मोटी हो जाती है, और ये प्लांट को दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं। जो पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों, वो प्लांट के सभी भागों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मैंने अभी बताया आपको कि डाइकोट स्टेम या फिर लीफ के स्टोक के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं बच्चों, वो जैसे हार्ड कवरिंग ऑफ सीड या नट होते हैं उनके ऊपर उपस्थित होता है, या फिर जैसे वैस्कुलर बंडल होते हैं स्टेम के अंदर उसके चारों तरफ उपस्थित होते हैं, या फिर पत्ती की सिराओं के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से इन सरल उत्तकों के ये प्रकार होते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सरल उत्तक हैं वो 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है उसके फर्दर 2 प्रकार हो गए, एक होता है क्लोरेन्काइमा टिश्यू और दूसरा होता है बच्चों एरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों हमसे परोह यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, सूट, तो इनका शीर्षस्थ विभज्योतक यानी जब हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अध्ययन करा था, जो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रकार है, तो ये प्लांट के रूट और सूट सिस्टम के अंदर एपिकल पार्ट के अंदर पाया जाता है, यानी शीर्ष भाग के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण ये एक प्रकार से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके कारण क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, और ये रूट और जो सूट है उसके एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होने के कारण ये प्लांट की लंबाई है उसको बढ़ा देता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, परोह का शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के तने और जड़ के वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। यह वृद्धि वाले भाग में नई कोशिकाओं का विकास करता है जिससे पादप की लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? यानी जब बच्चों मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड होती है या जो नट होते हैं उनके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू उपस्थित होता है। और उस समय मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया था कि जो बिना पानी का नारियल होता है उसके ऊपर का जो खोल होता है या नारियल के जो फाइबर होते हैं उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है जिसकी सेल डेड होती हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और ये प्लांट को क्या कर देती हैं, जहां भी ये उपस्थित होती हैं उसको दृढ़ता प्रदान करने का काम करती हैं। इसी कारण नारियल का ये जो ऊपर का खोल होता है वो दृढ़ होता है यानी कठोर होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नारियल के रेशों में स्क्लेरेन्काइमा नामक स्थायी उत्तक
पाया जाता है। ये जो नारियल की रेसे हैं ये इस तरीके से, तो इनके अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, जो क्या है? स्थायी ऊतक का ही प्रकार है। और ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन सा प्रकार? सपोर्टिंग टिश्यू का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्लोएम के 4 संघटक होते हैं, यानी 4 कंपोनेंट होते हैं। सिव ट्यूब जिसे हम कहते हैं चालनी नलिका, कंपेनियन सेल जिसे हम कहते हैं सहकोशिका, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होते हैं। और फ्लोएम फाइबर को बच्चों क्या कहा जाता है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। और हमने ये भी बताया था कि जो फ्लोएम होता है वो पत्ती के द्वारा जो भोजन तैयार किया गया था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो हम यहाँ इनके आंसर किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। फ्लोएम के 4 संघटक निम्न हैं। चालनी नलिका जिसे हमने इंग्लिश में कहा सिव ट्यूब्स, दूसरा आता है सहकोशिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपेनियन सेल, और उसके बाद में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा होते हैं। फ्लोएम पौधों में बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक इनकी सहायता से पहुंचाता है, यानी ये जो 4 कंपोनेंट हैं इनकी सहायता से ही क्या कर देता है? भोज्य पदार्थ हैं उनको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में यानी द्विदिश से उनका संवहन करता है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस पार्ट के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और उसके साथ में हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू का भी विस्तृत रूप से अध्ययन करा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।